अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल। साल 2021 का सूरज डूब गया, अब नया दिन है, नया साल है। पिछले साल सियासत, मईशत, खेल के मैदान और खारजा महाज पर पाकिस्तान को कई चैलेंजेस और ऊंच नीच का सामना करना पड़ा। साल 2021 में जो हालात और वाकयात पेश आए, वो साल 2022 में क्या रुख इख्तियार करेंगे, इस पर आज मेहमानों के साथ तफसील से बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि साल 2022 पाकिस्तान के लिए कैसा होगा। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तानी मईशत की। पिछले साल माशी इनिंग्स की शुरुआत तो पॉजिटिव नोट पर हुई, मगर साल के इख्तिताम पर मईशत हिचकोले खा रही है। साल 2021 का आगाज करंट अकाउंट सरप्लस और IMF से कामयाब मुज़ाकरात के साथ हुआ, मगर महंगाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के पिछले 3 सालों की तरह इस साल भी हुकूमत के लिए सर का दर्द बनी रही। अहम बात यह कि इस साल भी ना माशी पॉलिसीज और ना ही माशी टीम में तसलसल नजर आया। पिछले साल मार्च में वजीर आजम इमरान खान ने अब्दुल हफीज शेख की जगह हम्माद अजहर को वफाकी वजीर खजाना का चार्ज सौंपा, मगर सिर्फ एक हफ्ते में उनको हटाकर शौकत तरीन को वजीर खजाना बना दिया। शौकत तरीन ने जून में एक एम्बिशियस बजट पेश किया, जिसके बाद मुल्क में मुस्तहकम ग्रोथ के दावे किए गए, मगर पिछले 5 माह से IMF प्रोग्राम की बहाली पर गैर यकीनी की वजह से रुपए की कदर में कमी देखी गई है, जिसकी वजह से महंगाई में भी इजाफा होता जा रहा है। और साल के आखिरी माह दिसंबर में महंगाई की शरह 12.3% तक पहुंच गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत जिस करंट अकाउंट खसारे को कम करने का क्रेडिट लेती रही 3 साल तक, वो करंट अकाउंट खसारा माली साल के 5 माह में $7 अरब तक पहुंच चुका है और तिजारती खसारा $21 अरब से ज्यादा हो गया है। जबकि 2021 के आखिरी दिनों में IMF के मुतालबे पर मिनी बजट ने हुकूमत को मजीद मुश्किल में ला खड़ा किया है। अगर हुकूमत मिनी बजट ना लाती तो IMF प्रोग्राम बहाल ना होता, और अब ले आई है तो ये खदशा है कि मुल्क में महंगाई की नई लहर आएगी। हुकूमत 2022 में महंगाई, करंट अकाउंट खसारा और मुस्तहकम ग्रोथ समेत दीगर चैलेंजेस से कैसे निपटेगी, साल 2022 पाकिस्तानी मईशत के लिए कैसा होगा, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है FBI के फॉर्मर चेयरमैन शब्बत जैदी साहब ने, और इसके अलावा हमारे साथ माहिर मईशत साकिब शिरानी साहब मौजूद हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हम बात करें कि अगला साल मईशत के हवाले से कैसा होगा, तो शब्बत साहब, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि महंगाई पर क्या हुकूमत काबू पा सकेगी या नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज रहा है हुकूमत के लिए। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि 9 से 11% के दरमियान होगी महंगाई। आपको क्या लगता है, साल 2022 में हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में कामयाब हो जाएगी क्या? साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। मेरा जाती ख्याल है कि जो पोजीशन 2021 में रही है वो प्रेशर गवर्नमेंट के पास बाकी रहेगा, क्योंकि अभी जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो 2 हैं कि हमारा बजट डेफिसिट जो हम जब हमारा ईयर एंड होगा जून 2022 में, वो क्या होगा, और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होगा, और हम अपने डॉलर्स को किस हद तक डॉलर के अकाउंट को किस हद तक मैनेज कर सकते हैं। और तीसरी चीज जो होगी वो ये होगी कि इंटरनेशनल जो प्राइसेस हैं, जो कि कमोडिटीज की स्पेशली ऑयल प्राइसेस हैं, वो किस हाल में रहेंगी। मेरा जाती ख्याल है कि गवर्नमेंट के हाथ में बहुत ज्यादा लीवर नहीं है, और ये जो प्रेशर आ रहा है ये चलता रहेगा, और जो प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं बिकॉज ऑफ दीज 3 फैक्टर जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ये बाकी रहेंगे। और मगर गवर्नमेंट अगर प्राइसेस पे कंट्रोल करना चाहती है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेने पड़ेंगे। मगर जो बाकी 3 फैक्टर हैं, जहाँ पे फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, डॉलर रेट और प्राइसेस ऑफ द इंटरनेशनल कमोडिटी, वो टेक्निकली स्पीकिंग आज के हालात में गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। और गवर्नमेंट को बेहतर है कि आज ही ये पोजीशन लोगों के सामने रख दे कि हम प्राइसेस को बहुत जल्दी नीचे नहीं ला सकते, ना कि हम उस पोजीशन में आए कि बाद में हमें ये कहना पड़े प्राइस इतनी नीचे नहीं आ रही। मैं प्राइसेस को बहुत नीचे आते हुए नहीं देख रहा हूँ। ओके, आप प्राइसेस को नीचे आते हुए नहीं देख रहे। साकिब साहब, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी मेजर्स लिए हैं। 2021 में 275 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हुआ है डिस्काउंट रेट में। आपके ख्याल में क्या ये काफी होगा महंगाई पर काबू पाने के लिए? नहीं शहजाद, जाहिर बात है जो हमारी बहुत एक्सटर्नल करंट अकाउंट की जो हालत है, एक्सटर्नल अकाउंट की और महंगाई की, उसमें सिर्फ यकतरफा जो मेजर्स हैं उनसे काम नहीं बनेगा। ये इसलिए जो अभी फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल जो आ रहा है, इसका मकसद ही ये है कि डिमांड जो है वो विड्रॉ करना है, एग्रीगेट डिमांड को डैम्प करना है फिस्कल मेजर्स के थ्रू।
और मजीद मॉनेटरी मेजर्स की शायद जरूरत पड़े, और उसके साथ एक्सचेंज रेट भी जो है बैंक ने उसको वीकन इसीलिए किया था ताकि उससे भी इंपोर्ट्स जो है कट ऑफ हो और मैनेजमेंट हो। तो ये 3 या 4 एंगल से इसको टैग करना पड़ेगा। इसमें पॉलिसी भी है जिसमें कैश मार्जिन्स और रेगुलेटरी ड्यूटीज भी आती हैं, और फिर जाके जो है महंगाई में और एक्सटर्नल अकाउंट में जो है स्टेबिलिटी आएगी। तो आपको लगता है कि हुकूमत 2022 में जो महंगाई का मसला है वो हल करने में कामयाब हो जाएगी, या जो प्रेशर्स हैं इस वक्त इन्फ्लेशनरी वो आप 2022 में भी देख रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि 6 महीनों में तो शायद ये प्रेशर रहे, क्योंकि ये सारे मेजर्स को जो है मॉनेटरी हो या फिजिकल हो उनको टाइम लगता है। मगर वो सबसे क्रिटिकल चीज होगी वो ये होगी कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें किस करवट पे बैठती हैं। अगर यहाँ से मजीद बढ़ती हैं तो ऑब्वियसली मुश्किलात में इजाफा होगा, क्योंकि हुकूमत को पास ऑन करना पड़ेगा, वो अब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं IMF प्रोग्राम के तहत। और अगर खाम तेल की कीमतें यहाँ से नीचे जाती हैं तो उसमें भी, उस सूरत में भी हुकूमत के पास थोड़ा सा लिमिटेड ही मनूवर होगा, रूम मनूवर, क्योंकि उनको अपना पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का जो टारगेट है उसको मीट करना है। तो कुछ पास ऑन, कुछ प्रेशर तो कम होगा, ज्यादा पास ऑन नहीं कर सकेगी हुकूमत, मगर नॉनदलेस के एट द मार्जिन जो है वो प्रेशर कम होगा जरूर। राइट। शहबाज साहब, दूसरा हमारा अहम सवाल है ग्रोथ के हवाले से। हुकूमत बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि 5% की ग्रोथ हम साल 2022 में अचीव कर लेंगे। आपको क्या लगता है, ये टारगेट अचीव हो जाएगा जो इकदाम लिए हैं, जैसे कि मॉनेटरी टाइटनिंग के हो, या जो नए टैक्सेस अब लगाए जा रहे हैं उसके बाद? देखिए, बात ये कि पहले वाला भी जो ग्रोथ आया है उसकी कंपोजिशन आप देखें तो अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम देख रहे हैं मोटर कार्स वगैरह, तो मुझे ग्रोथ से इतना कंसर्न नहीं है। मगर मेरा अपना व्यू है कि पाकिस्तान जो हालात हैं, पाकिस्तान में जो आपकी GDP बढ़ रही है और एक्सपोर्ट में अच्छी मार्जिन है, तो हम, मेरा ख्याल है, बिटवीन 4 to 5 अचीव कर लेंगे। आपका क्या व्यू है साकिब साहब, जो शराय सूद में इजाफा किया है, जो टैक्सेस में इजाफा हो रहा है, उसके बाद क्या पाकिस्तान 5% का ग्रोथ टारगेट अचीव कर लेगा? ये तो सारा जो है ये क्रॉप्स, जो मेजर क्रॉप्स है उनके ऊपर डिपेंड करेगा, कॉटन, व्हीट वगैरह के इनकी फाइनल जो क्या पोजीशन हो टर्न। वरना इसके अलावा जो है नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें तो डेफिनेटली हम यहाँ से जो है वो डिमांड मैनेजमेंट की वजह से, मॉनेटरी मेजर्स की वजह से हम ये देख रहे हैं कि स्लो डाउन, इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्लो डाउन होगा यहाँ से। अब वो किस हद तक होता है, वो 6 महीनों के अंदर, तो वो शायद इतना बहुत बड़ा ड्रॉप ऑफ ना हो। ज्यादा इसका इम्पैक्ट जो है वो इसके अगले माली साल में आएगा, FY23 में। और साकिब साहब, पहले ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिवाइज कर चुका है करंट अकाउंट खसारे का टारगेट। आपको लगता है कि अगले साल हम कोई एक्सपोर्ट्स में खातर का इजाफा कर सकेंगे? जो हुकूमत भी कह रही है कि इंडस्ट्री में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, टेक्सटाइल सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई है। आपको लगता है कि एक्सपोर्ट्स में खातर का इजाफा होगा साल 2022 में, जिसकी वजह से हमारा तिजारती खसारा और करंट अकाउंट खसारा वो कम होने लगे? ये इंडस्ट्री के जो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो तो काफी होपफुल है, नहीं बट टेक्सटाइल इंडस्ट्री मालकान है, फैक्ट्री उन्होंने पिछले 1 साल 2 साल में ये टर्फ वगैरह और ये फैसिलिटी से फायदा उठा के इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। इनके ख्याल में बतदरीज जो है 2020 के बाद, खासतौर पे 23-24 में आपको ये इन्वेस्टमेंट का जो है नतीजा नजर आएगा इंशाल्लाह, कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो तकरीबन डिफरेंट एस्टिमेट्स है, बट $4-6 बिलियन का एस्टिमेट भी मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों से सुना है कि इसमें मजीद इजाफा हो सकता है अगले चंद सालों में। और शहबाज साहब, इस साल का जो FPR टैक्स टारगेट है वो तो ऐसा लगता है कि अचीव हो जाएगा, लेकिन जो 15% हम GDP के टैक्स पे जाना चाहते हैं, और शौकत तरीन साहब बार बार बात कर चुके हैं, क्या उस हवाले से हमारी सिमत दुरुस्त है? और जो इन्हिसार है क्या वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ही रहेगा, या कुछ हम देखेंगे कि जो इकदाम लिए गए उससे डायरेक्ट टैक्सेस में भी इजाफा होगा? देखिए, इंक्रीज जो आ रही है बेसिकली वो तो आपकी रुपये की डेप्रिसिएशन की वजह से आ रही है, और आपके जो डॉलर जो आपका इन टर्म्स ऑफ डॉलर का इशू आ रहा है उसकी वजह से, जो इम्पोर्ट पे आ रहा है उसकी वजह से इंक्रीज आई है बिहार में।
मगर मुझे कोई सब्सटेंशियल रिफॉर्म का इफेक्ट अभी तक नजर नहीं आया। और मैं नहीं समझता कि 2022 में हम तैयारी करके बैठे हैं जिसपे हम कोई इंक्रीमेंटल ग्रोथ उस जगह से ले सकेंगे। हम 2022 में भी तकरीबन वहीं खड़े होंगे जहां पे हम आज खड़े हैं। अभी उसकी जो हमें तैयारी करनी थी, मुझे उसकी ज्यादा उसमें कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही है बेसिकली। तो जो पोजीशन 21 में वही होगी थी। तो अगले चंद साल में 15% ऑफ जीडीपी का टैक्स कलेक्शन अभी तक आप समझते हैं कि मुमकिन नजर नहीं आ रहा है? नहीं, वो मुश्किल है, वो मुश्किल है। अच्छा, हमारा तीसरा सवाल हुकूमत की पॉलिसीज के हवाले से है। एक तो पॉलिसीज में हमने इनकंसिस्टेंसी देखी है, लेकिन साथ साथ जो हुकूमती माशी टीम है उसमें भी मुस्तकिल तब्दीलियां की गई हैं। और शहबाज साहब, आप खुद FBI चेयरमैन रह चुके हैं, जरा बताइएगा कि ये चौथे फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत तरीन, जो कि अब सेनेटर भी मुंतखब हो चुके हैं। आपको लगता है कि इस साल 2022 में शौकत तरीन ही वजीर खजाना होंगे या कोई तब्दीली हो सकती है उस एंड पर भी? देखिए शहजाद साहब, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि शौकत तरीन साहब ही ये टेन्योर कंप्लीट करेंगे और ये चीज़ आगे चलेगी। मैं जिस तरह मैंने अपने पहले वाले पार्ट में कहा था, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के दोनों मिजानिये जो हैं, करंट अकाउंट और जो फिस्कल अकाउंट है, वो इस शक्ल में है कि जब तक उनकी सर्जरी नहीं की जाएगी, ये छोटी मोटी टिंकरिंग जो हम कर रहे हैं, ये सिर्फ आप जिसे इसको कहते हैं, मतलब ये कोई इसका कोई मकसद नहीं है। बात ये कि हमारा फंडामेंटल गलत है। हमारा फंडामेंटल गलत ये है कि हमारा जो डेट है, जो 25 ट्रिलियन का डेट है, वो उसका कोई ताल्लुक ग्रोथ के साथ नहीं है। आपका डेट जो है वो आपके फिस्कल साइड को कवर नहीं कर पा रहा है और आप नहीं कल चल पा रहे। दूसरा, आपका जो एक्सपोर्ट है वो किसी भी हाल में नहीं बढ़ पा रहा है। अगर आप 30 से 31 से 32 कर लेंगे, इससे पाकिस्तान का मसला हल होने वाला नहीं है। तो ये दो चीजें जो हैं, इसके बाद अगर हम इनके ऊपर बात नहीं करते और हम ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम की बातें करते हैं, ये जो ग्रोथ 4% हो जाएगी तो हम फंस जाएंगे, ये सारी बातें नहीं। तो शहबाज साहब बताएं ना, 2022 में ऐसा क्या करने की जरूरत है, ऐसे कौन से जो है फंडामेंटल स्टेप्स लेने की जरूरत है जिससे आप समझते हैं कि इन इश्यूज पर काबू पाया जा सकता है? मैं 2022 की बात नहीं कर रहा, मैं तो 2032 और 2042 और 2050 की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की 2-3 चीजें जब तक आप तब्दील नहीं करेंगे, हमारी बातें बिल्कुल सतही रहेंगी और जो भी गवर्नमेंट आएगी वो सिर्फ अपना टाइम गुजारेगी और आवाम की हालत यही रहेगी, महंगाई की हालत यही रहेगी। वो बुनियादी बातें जो हैं वो ये हैं कि आपको 25 ट्रिलियन का डेट को रिटायर करना पड़ेगा बाय सेलिंग योर एसेट्स विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैंड और एनी थिंग। ये डेट अब आप सर्विस नहीं कर सकते। दूसरा, आपका जो एक्सपोर्ट का बेस है वो आपको नॉर्थ से शिफ्ट करके साउथ पर लाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका इस वक्त जो आपकी एक्सपोर्टेबल सरप्लस है उस पर आपको बिजली की कॉस्ट इनकर होती है, वहां ले जाने के लिए, फिर वापस लाने के लिए होती है। तो पूरा पैराडाइम पाकिस्तान का तब्दील करना पड़ेगा। ये जो हम बातें कर रहे हैं कि हम ये अभी 350 बिलियन के रेवेन्यू मेजर आ गए, इससे पाकिस्तान में आ गया, ये बेकार की बातें हैं। हमें अब शहजाद बड़ी बात करनी चाहिए, वो करना चाहिए जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए है। मेरे लिए एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट और एक पर्टिकुलर आदमी कोई हैसियत नहीं रखता, कोई हैसियत नहीं है। सही, तो आप ये कह रहे हैं टिंकरिंग करने से कुछ नहीं होगा, ये हमें बुनियादी कदम उठाने पड़ेंगे। साकिब साहब, आपको लगता है कि शौकत तरीन साहब ही अब टर्म पूरा करेंगे या 5वां वजीर खजाना भी आ सकता है, जो हिस्ट्री रही है इस हुकूमत की? मेरा नहीं ख्याल है जरूरत पड़ेगी हुकूमत को चेंज करने की। शौकत साहब को लेके आए हैं बुनियादी तौर पे एक मकसद के लिए, वो अनफॉर्चुनेटली पूरा नहीं हुआ बिकॉज उसमें मेरा ख्याल है इनकी होमवर्क नहीं थी हुकूमत की। ये ग्रोथ की तरफ प्रेमेच्योर तरीके से गए। इन्होंने सोचा था कि इलेक्शन तक इसको सस्टेन कर पाएंगे, ये सस्टेन नहीं कर पाए। मगर मेरा ख्याल है शौकत मुझे नहीं लगता कि वो चेंज होंगे। ये अगले इलेक्शन यही इस हुकूमत के मिनिस्टर रहेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर। राइट। हम अपने चौथे सवाल पर आते हैं। पिछले 4 सर्दियों में हमने देखा है तहरीक इंसाफ की हुकूमत के कि गैस का बहरान शदीद रहा, अवाम परेशान रहे, इंडस्ट्री भी मुतासर हुई। तो शहबाज साहब, साल 2022 में कोई खैर की उम्मीद की जाए, क्योंकि गैस के हमारे ज़खायर कम हो रहे हैं, LNG टर्मिनल्स 2 ही हैं, मजीद लगे नहीं हैं, पाइपलाइन बिछी नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि 2022 में जब सर्दियाँ आएंगी तो गैस का बहरान मैनेज कर चुकी होगी हुकूमत? मेरा अपना व्यू है कि जो बुनियादी तब्दीली हमें लानी है वो पूरी एनर्जी की इकोनॉमिक्स में लानी है और ये मेरे हिसाब से गैस का मसला अगले टाइम में हल नहीं होने वाला और ये मसला बढ़ेगा और इस पे गवर्नमेंट को कुछ बड़े ड्रास्टिक मेजर देने पड़ेंगे जिसमें कुछ चीजें कट डाउन करनी पड़ेंगी। और मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, मसला हल नहीं होने वाला। और साकिब शरानी साहब, आपका क्या व्यू है इस पर? क्या आपको लगता है कि
जो गैस हमारी इंडिजिनस गैस कम होती जा रही है, उसका ऑल्टरनेट LNG के तौर पर है, लेकिन एक साल में टर्मिनल्स लगा देना, गैस पाइपलाइन नॉर्थ से साउथ मजीद बिछा देना, ये मुमकिन तो नहीं नजर आ रहा। आपके ख्याल में जो गैस का बहरान है वो ज्यादा शिद्दत पकड़ेगा या हुकूमत उस पर काबू पाने में कुछ हद तक कामयाब हो सकती है? देखिए शहजाद, उम्मीद कर सकते हैं कि ये हुकूमत अपनी गलतियों से सीखेगी, मगर 3 साल का रिकॉर्ड इनका ये है कि ये हर सीजन में, अब जैसे अब मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि सर्दियों में जो है वो मांग बढ़ जाती है, तो ये नई नई डिस्कवरीज इनको होती हैं ऐसी चीज़ों की। तो मुझे लगता है कि उम्मीद है वो उस पर सिर्फ हमें नहीं रहना चाहिए। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड तो यही बताता है कि ये अगले साल भी हम बहरान में ही बैठे होंगे। तो ये अनफॉर्चुनेटली इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का बहरान जो है वो अपने टाइमली फैसले ना लेके किया या होमवर्क नहीं करके किया। यूरिया का भी बहरान है, गैस का भी बहरान है, अगले साल भी मेरा ख्याल है एनर्जी का बहरान रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साकिब शिरानी और शहबाज ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि पाकिस्तान को खारजी महाज पर किन किन चैलेंजेस का सामना है। एक ब्रेक के बाद इसमें बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। 2021 में खित्ते में बड़ी तब्दीली आई। अमरीका 20 साल जंग के बाद अफगानिस्तान से निकल गया। अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद काबुल तालिबान के कंट्रोल में जा चुका है, और इस तब्दीली ने पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात पर भी असरात मुरतब किए हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात में 2021 में सदमहरी रही, क्योंकि अमरीका अफगानिस्तान में अपनी शिकस्त का जिम्मेदार पाकिस्तान को समझता है, और शायद इसीलिए इनखला के दौरान और उसके बाद अब तक अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तानी वजीर आजम से किसी किस्म का राब्ता नहीं किया है। अहम बात यह है कि अमरीका ने पाकिस्तान को डेमोक्रेसी समिट में शिरकत की दावत दी थी, लेकिन पाकिस्तान ने इस समिट में शिरकत से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की शिरकत ना करने पर कहा गया कि यह पाकिस्तान का फैसला चीन के कहने पर किया गया है, लेकिन दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की पॉलिसी है कि वो किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। मगर ब्लॉक्स की सियासत से लाताल्लुक रहना माजी में भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए एक बड़ा चैलेंज रहा है, और आज भी पाकिस्तान के लिए यह बड़ा सवाल है कि अमरीका और चीन की कशमकश में किस तरह से बैलेंसिंग एक्ट कायम रखा जाएगा। एक तरफ अमरीका है जिसके असर रसूख में IMF और FATF जैसे इदारे हैं, और दूसरी तरफ चीन है जिसके साथ पाकिस्तान के अहम और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, जबकि CPEC मंसूबे ने पाक चीन ताल्लुकात में मजीद मजबूती पैदा कर दी है, और ये मंसूबा पाकिस्तान मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये बात भी अहम है कि पिछले साल सऊदी अरब से ताल्लुकात में छाई सर्द महरी में कुछ हद तक कमी देखने में आई है, जिसका इज़हार हम सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को $3 अरब के कर्जा मिलने की शक्ल में देख सकते हैं। दूसरी तरफ भारत में मोदी सरकार में इंतहा पसंदी और नफरत की सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। इस साल भारत के सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में होने वाले इंतखाबात की मुहिम में पाकिस्तान और मुसलमान मुखालिफ जज्बात को फिर से उभारा गया है। ऐसे हालात में पाक भारत ताल्लुकात में कैसे बेहतरी आ सकती है, क्या इसकी कोई उम्मीद रखी जा सकती है, इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मलिया लोधी साहिबा, जो पाकिस्तान की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुकी हैं यूनाइटेड नेशन में, और इसके अलावा हमें ज्वाइन करें डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मलिया साहिबा, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं, और हमारा पहला सवाल यह है कि क्या 2022 में पाकिस्तान के बाइडन इंतजामिया से ताल्लुकात बेहतर होंगे? क्योंकि हमने देखा है जब से ट्रंप इंतजामिया गई है, जो लीडर टू लीडर कांटेक्ट था वो खत्म हो चुका है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इमरान खान से कोई राब्ता भी नहीं किया है, और बड़ी तनकीद होती रही इस हवाले से कि अफगानिस्तान में जब यूएस फौज का इनखला हो रहा था, तालिबान हुकूमत ने वहां पे कंट्रोल संभाला, बड़ा अहम टाइम था वो, उस वक्त भी किसी किस्म का कांटेक्ट नहीं हुआ। तो उम्मीद की जाए कि 2022 में बाइडन इंतजामिया से ताल्लुकात बेहतर होंगे पाकिस्तान के? देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका के जो बाहमी ताल्लुकात हैं उनको हमें बिग पिक्चर में देखना चाहिए, यानी कि जो इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पे जो माहौल बना हुआ है, एनवायरनमेंट बना हुआ है, उसमें आप डाल के देखें पहले तो वो क्या है एनवायरनमेंट? वो ये है कि इसमें अमेरिका और चीन के दरमियान तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है, और लग ये रहा है कि इस आइंदा साल में भी ये इंटेंसिफाई करेगी उनकी कॉन्फ्रंटेशन कह लीजिए, या इनके टेंशन्स जो हैं। तो इस माहौल में जैसे कि आपको मालूम है, पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ही मजबूत हैं चीन के साथ, और साथ साथ पाकिस्तान ये भी चाहता है कि अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात उनके मामूल पे आएँ, इसलिए कि इस वक्त मामूल पे नहीं है। और इसकी वजह ये है कि पिछले ऑलमोस्ट 20 साल से
अफगानिस्तान की वजह से ही ये ताल्लुकात जो हैं अमेरिका और पाकिस्तान के ये बने हैं। और आप ये कह सकते हैं कि ये ताल्लुकात जो हैं वो अफगानिस्तान के प्रोडक्ट थे, ना कि पाकिस्तान की अपनी अहमियत या इंट्रिंसिक इम्पोर्टेंस जिसको कहते हैं उस पर मबनी थे। तो ये तो चैलेंज रहेगा कि सबसे बड़ा चैलेंज मैं समझती हूँ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का यही रहेगा कि चीन और अमेरिका का जो तनाव है उसके हवाले से पाकिस्तान अपने ताल्लुकात कैसे नेविगेट करेगा, जो कि उसको दोनों ममालिक से ताल्लुकात में बेहतरी उसको नजर आए। लोधी साहब, आपकी क्या राय है? 2022 में क्या पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या उनमें कोई बेहतरी की उम्मीद है? जो बाहमी ताल्लुकात हैं उनमें कोई बेहतरी की उम्मीद है? जी देखें, जैसे वो कहते हैं ना कि ये फैसला तो शेर ने करना है, तो क्योंकि बात यह है कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनका ताल्लुक चीन से है, उनका ताल्लुक भारत से है, उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है और किसी थोड़ी सी हद तक ईरान से भी है। तो ये जो अफगानिस्तान और भारत और चीन इस सिलसिले में जो रवैया अख्तियार करेगा अमेरिका, उसी लिहाज से वो हमारे साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार करेगा। मिसाल के तौर पे अगर वो वापस आना चाहते हैं इस रीजन में किसी और सूरत में, साफ ज़रा मिलिटरीली तो इस वक्त उनका कोई इरादा नहीं होगा, लेकिन अगर वो यहाँ पर इकोनॉमिक कोई अपना फुटप्रिंट चाहते हैं, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट का उनका ख्याल है ताकि असर रसूख उनका बढ़े, अफगानिस्तान बिल्कुल छोड़ कर ना वो जाएं और खुला ना छोड़ दें चीन और रूस के लिए, तो पाकिस्तान की बहुत अहमियत बढ़ जाएगी। जैसे कि थोड़ा सा इंडिया दिया भी है, ये OIC की जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसके बाद आपको पता थोड़ी सी बर्फ पिघली है, बातचीत हुई है, उन्होंने आपको शाबाशी दी है, हम खुश भी बहुत हुए हैं। लोधी साहब, जो दफ्तर खारजा की स्टेटेड पॉलिसी है उसी पर हमारा दूसरा सवाल भी है, और वो ये पॉलिसी है कि हमें किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना है, किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनना है, चाहे वो चीन हो या अमेरिका हो। लेकिन आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान ये बैलेंसिंग एक्ट कर सकता है बगैर किसी कैंप का हिस्सा बने? देखिए, ये बेहतरीन डिप्लोमेसी होती है अगर आप बैन चलें और दोनों को खुश रख सकें, लेकिन अगर आपके बैन चलने से दोनों नाराज हों, जो कि अब मुझे कुछ इस तरीके से लग रहा है, तो फिर ये बैलेंसिंग एक्ट बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आपको, मैं ये नहीं कहता कि किसी एक को आप नाराज करें, आप अपनी तरफ से उनकी खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करते रहें, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि अब ये बैलेंसिंग मुश्किल नहीं होगी, आपको फैसला करना ही पड़ेगा। और मुझे ये तो नहीं मैं कह सकता, हुकूमती लोग जानते हैं कि किस तरह फैसला करेंगे, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि फैसला चीन के हक में होना चाहिए। फैसला चीन के हक में होना चाहिए। हमारा अगला सवाल मलिया लोधी साहबा तालिबान हुकूमत के हवाले से है। साल 2022 में पाकिस्तान और दीगर ममालिक क्या तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे? क्योंकि अब तक तो आपने देखा है कंडीशंस की बात की जाती है कि पहले देखा जाएगा कि तालिबान का रवैया क्या है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, खवातीन के हकूक के हवाले से। तो आपको लग रहा है, समझती हैं आप कि पाकिस्तान तस्लीम कर लेगा और दीगर ममालिक भी तस्लीम कर लेंगे तालिबान हुकूमत को? मेरा ख्याल है ये कबल अज़ वक्त है ये कहना कि तालिबान की हुकूमत को कब बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी जो है वो कब तस्लीम करेगी। पाकिस्तान ने तो ये जाहिर कर दिया है एक दफ़ा नहीं बार बार कि वो रिकग्निशन की तरफ उस वक्त ही जाएगा जबकि जो खित्ते के बड़े बड़े ममालिक हैं उनके साथ ताउन करके ही जाएगा। पाकिस्तान अकेला तालिबान गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं करेगा, लेकिन साथ साथ मैं समझती हूँ इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए कि इस वक्त बैनुल-अक़वामी जो ममालिक हैं, मुख्तलिफ इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो बड़े बड़े भी ममालिक हैं और खित्ते के भी जो हैं, वो सब इंगेज कर रहे हैं सफारती सतह पे, और बहुत से ममालिक ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी सफारत खाने खोल रखे हैं जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल है। तो आप ये कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट तो चल रही है, तो किसी हद तक वो इम्प्लिसिट रिकग्निशन तो होती है, लेकिन फॉर्मल रिकग्निशन जिसको कहते हैं, मैं समझती हूँ कि वो तो हम देखेंगे कि किस हद तक बाकी जो ममालिक हैं, चाहे खित्ते के हों चाहे दुनिया के हों, किस हद तक वो तैयार होते हैं। हाल ही में जो OIC का समिट हुआ था, बल्कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन हुआ था, समिट तो नहीं था, उसमें हमने देखा कि रिकग्निशन का मसला जो है वो किसी ने रेज नहीं किया। तो इससे तो यही सामने आती है बात कि अभी वक्त लगेगा रिकग्निशन का। लेकिन मैं समझती हूँ कि अफगानिस्तान को भी हमें बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। पाकिस्तान के सफारती फ्रंट पे
4 बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। अव्वल तो ये कि चीन और अमेरिका के दरमियान जो तनाव है उसको कैसे नेविगेट करना है। दूसरा, हिंदुस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं, जो तनाव है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया है, उसको मैनेज कैसे करना है उन ताल्लुकात को। फिर आता है जी अफ़गानिस्तान, और उसका आपने देखा है कि पिछले साल जो साल गुजर गया है उसमें पाकिस्तान ने बहुत अपना डिप्लोमेटिक फोकस अफ़गानिस्तान पे ही रखा है। तो और भी इश्यूज़ है पाकिस्तान के लिए, सिर्फ अफ़गानिस्तान तो नहीं है। और चौथा मैं इशू ये कहूँगी कि जो सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान एक तनाव पाया जाता है, तो उसको भी पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी में बैलेंस करना है। सही। नईम साहब, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे पाकिस्तान भी आगे है, दीगर ममालिक ने शिरकत की OIC के जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन था उसमें, तो इंसानी हमदर्दी बुनियाद पे तो ताउन करने के लिए तैयार है अफगानिस्तान से, लेकिन फॉर्मल रिकग्निशन आपके ख्याल में पाकिस्तान और दीगर ममालिक की तरफ से की जाएगी अफगान हुकूमत के लिए? देखिए जी, पाकिस्तान अकेला कभी नहीं करेगा। पाकिस्तान ज़रूर इंतज़ार करेगा चीन का, कि कम से कम चीन के साथ मिलके, रूस के साथ मिलके, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ मिलके करे। मतलब पाकिस्तान उन पहले ग्रुप में ज़रूर शामिल होगा जो तस्लीम करेंगे, लेकिन पाकिस्तान तनहा अकेला तस्लीम नहीं करेगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि 2022 के वस्त तक, यानी कि जून जुलाई तक एक ग्रुप ऐसा मुल्कों का होगा जो अफगानिस्तान को तस्लीम करेगा, उसमें अमेरिका शामिल नहीं होगा। अमेरिका शामिल नहीं होगा, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जो कि रिकग्नाइज कर लेंगी जुलाई 2022 में। हमारा अगला और आखिरी सवाल भारत से सिफाती ताल्लुकात के हवाले से है। क्या मलिया लोधी साहबा, इसमें कोई बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान के जो सिफारती और तजारती ताल्लुकात हैं भारत से वो बेहतर हो जाए? अभी भी फिलहाल हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और दीगर जो स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया बनाया जा रहा है, मुसलमान मुखालिफ बयानिया बनाया जा रहा है। क्या सूरत हाल इंप्रूव होने की कोई इम्कानात है? मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, जो तनाव का शिकार हैं, उनको मामूल पे लाने के लिए ये तो ज़रूरी होगा कि मोदी हुकूमत जो है वो कश्मीर के हवाले से उसको एड्रेस करे, कश्मीर के इशू को। उसके बगैर पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल, बल्कि मैं कहूँगी नामुमकिन होगा कि ताल्लुकात को मामूल पे लेके आए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि ये जो तनाव है, टेंशन्स जो हैं दोनों ममालिक के दरमियान, इनको भी मैनेज करना है, ना कि ये टेंशन्स एक ऐसी रुख अख्तियार कर ले जो कि ख़तरे का बायस बने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए। तो चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन देखना ये है कि क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है उसमें वो इमेजिनेशन है और वो तसलसल है जिससे कि वो इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। मलिया लोधी साहबा और नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे। साल 2022 पाकिस्तान के लिए कैसा होगा स्पोर्ट्स के मैदान में, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खेलों के हवाले से साल 2021 कहीं तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रहा तो कहीं बहुत मायूस कुन रहा। क्रिकेट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस टेस्ट मैचेस में और ख़ास तौर पे T20 क्रिकेट में शानदार रही। टेस्ट मैचेस की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने होम सीरीज़ में साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी, वेस्ट इंडीज़ में जाके सीरीज़ ड्रॉ की, और T20 में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड 20 मैचेस जीते जो आज से पहले किसी टीम ने एक साल में नहीं जीते। इसके अलावा जो वर्ल्ड कप था T20 का, उसमें पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाके हारा। लीग मैचेस में 5 के 5 मैचेस जीते और उसमें पाकिस्तान ने पहली मर्तबा भारत को किसी वर्ल्ड कप के मैच में शिकस्त दी। तो क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रही, लेकिन ओलंपिक्स में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान कोई भी मेडल लेने में नाकाम रहा। लेकिन एक उम्मीद की किरण है, जब तला तालिब ने वेट लिफ्टिंग में और अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो में 5वीं पोजीशन हासिल की। बहुत करीब पहुंच गए थे लेकिन मेडल ले ना सके। लेकिन एक उम्मीद है कि अगर हम अपने खिलाड़ियों पे इन्वेस्ट करें, उनको रिसोर्सेज फराम करें, उनको अच्छी ट्रेनिंग दें, तो यकीनन पाकिस्तान के ये टैलेंटेड प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स में मेडल ला सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए 2021 मिला जुला रहा खेलों के लिहाज से, लेकिन 2022 में क्या होने जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में T20 का वर्ल्ड कप भी है, क्या पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप जीत सकता है? और दीगर जो सीरीज होने वाली है पाकिस्तान में, उनमें क्या होने जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट
आलिया रशीद साहिबा ने। आलिया साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले वर्ल्ड कप के हवाले से बात कर लेते हैं। 2021 में जो वर्ल्ड कप हुआ वो दुबई में था, जो पिचेस थी पाकिस्तान को सूट करती थी और पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है, ना सिर्फ वर्ल्ड कप में बल्कि T20 फॉर्मेट में। अगले साल क्या होने जा रहा है आपके ख्याल में? 2021-2022 का जो वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया में होगा, ग्राउंड्स बड़े हैं, पिचेस जो हैं फास्ट होंगी। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अपनी वही कारकर्दगी मेंटेन कर सकता है और इस मर्तबा सेमीफाइनल से आगे बढ़ के वर्ल्ड कप जीत सकेगा क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। पाकिस्तान ने जितना अच्छा परफॉर्मेंस दी है, जैसे आपने अभी ख़ुद भी बताया, हम ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में हारे थे और उसकी बेसिक वजह जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि जो एक प्रेशर हैंडल करने वाली जब सिचुएशन आती है कि अगर हसन अली ने कैच ड्रॉप किया तो शाहीन ने 3 छक्के खा लिए, अदरवाइज सारा गेम प्रेशर हैंडल करने का है। ये चूँकि अभी नौजवान टीम है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ऑस्ट्रेलिया में मेरा ख्याल है शहजाद, देखिए वहाँ पर भी T20 में जो पिचेज़ है ना, वो यकीनी तौर पे बैट्समैन को भी सपोर्टिंग पिचेस होंगी जो कि दोनों को हेल्प करेंगी। तो पाकिस्तान की टीम इस वक्त तो बहुत ज़्यादा एक फेयरलेस क्रिकेट खेल रही है। एक आपको लगता है कि एक वो ट्रैक पे चल पड़े हैं, एक उनके अंदर एक नई रूह जो है वो नज़र आती है फूंकी हुई, और सब जो है वो परस्यू ऑफ एक्सीलेंस उनके गेम में नज़र आती है। हर आदमी जीतना चाहता है। इसका बड़ा क्रेडिट जो है वो बाबर और रिजवान की ओपनिंग पार्टनरशिप को हम यकीनन बैटिंग में देंगे, क्योंकि वो स्ट्राइक रेट की परवाह नहीं कर रहे, वो पावर प्ले की परवाह नहीं कर रहे, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमने मैच फिनिश करना है या हमने इतनी अच्छी बेस देनी है कि आने वाले बैट्समैन उसको फिनिश कर सकें और जीतने के लिए जाएं। ये जो जीतने के लिए जाना है, ये हमें इसकी कमी थोड़ी महसूस होती थी। अब वो लगता है कि सब ऐसे ही खेल रहे हैं। आप उसकी मिसाल देख लीजिए कि रिजवान को भी ICC ने नॉमिनेट किया है, नामजद किया है T20 के बेस्ट प्लेयर में। शाहीन दूसरी तरफ बॉलिंग में आप देखें कि शाहीन कितना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, 49 विकेटें हैं उनकी 9 मैचों में, और उनको भी नॉमिनेट किया गया है। उसके साथ साथ हमें जो इशू नज़र आ रहा है थोड़ा सा, वो आ रहा है एक दूसरे बॉलर का। दूसरा जो शाहीन के साथ नई गेंद का बॉलर है, वो मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। अदरवाइज एक बहुत अच्छा यूनिट है जो कि एक ऑलराउंडर्स भी हैं इसमें, आपके पास स्पिनर भी हैं, आपके पास ओपनर्स भी अच्छे। कोई वजह नज़र नहीं आती कि पाकिस्तान जो है वो इस साल का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में क्यों ना जीते। मैं तो बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हूँ। तो आप समझती हैं कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट है? हमारा अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौम बड़ी मायूस हो गई थी आलिया साहिबा कि जब न्यूजीलैंड ने मैच से बिल्कुल पहले टूर कैंसिल कर दिया, इंग्लैंड ने आने से इनकार कर दिया। अब अगले साल के लिए दोनों टीम्स ने कमिट किया है और एक्सपेक्टेड है, तयशुदा दौरा है ऑस्ट्रेलिया का, जो कि 24 साल के बाद होगा। आपको क्या लगता है इस मरतबा ये तीनों ममालिक आएंगे, पाकिस्तान में क्रिकेट खेलेंगे? क्योंकि पाकिस्तान में वैसे तो क्रिकेट बहाल हो चुकी है, लेकिन इन तीनों का आना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, होम सीरीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी देखिए, बहुत सालों की जो मेहनत है, प्रीवियस जो क्रिकेट बोर्ड के भी लोगों की मेहनत उसमें शामिल है, रमीज़ राजा की भी इसमें शामिल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो गुज़श्ता साल साउथ अफ्रीका की टीम 14 साल बाद आई, तो एक बड़ी टीम की आमद से कि वो दरवाजे जो हैं वो खुल गए। ये अनफॉर्चुनेट रहा, जिस तरह न्यूजीलैंड वाला इंसिडेंट हुआ और उसके बाद इंग्लैंड ने भी उनको फॉलो करके वो नहीं आए। लेकिन जिस तरह से रमीज़ राजा के आने के बाद जो चीज़ मुझे खुशाइंद लग रही है, एक तो क्लैरिटी उनके माइंड में नज़र आ रही है। उन्होंने दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम दिया कि आप हमें इजी नहीं ले सकते या आप हमें बहुत आसान नहीं समझ सकते। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क हैं और हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टीम है क्रिकेट में। तो मेरा ख्याल है इतना लाउड और क्लियर मैसेज गया है कि उसके बाद अब सब टीमों ने दोबारा राब्ते जो हैं वो शुरू किए हैं। और ऑस्ट्रेलिया के जो सीरीज़ है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए कि देखिए पाकिस्तान उस वक्त तक बड़ा ब्रांड नहीं बन सकता जब तक कि वो अच्छी टीमों को हराए नहीं, उनके साथ मुकाबले ना करे और सीरीज़ ना जीते। तो बहुत खुशाइंद होगा अगर अल्लाह ना करे हमें कोविड की वजह से कोई सिचुएशन ऐसी ना आए। अदरवाइज तो सारी तैयारियां भरपूर हैं और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने इसका बाकायदा अनाउंस किया हुआ है, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए। और उसके साथ साथ हम अगर ये सीरीज भी जीतते हैं तो वो पॉइंट्स भी हमारे पास आएंगे, हमारे प्लेयर्स को एक्सपोजर भी मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा, मैं तो पुरुम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड भी, उसके बाद वेस्ट इंडीज़, पूरा साल हमारा जो है ये क्रिकेट से पैक चल रहा है। तो होपफुली उम्मीद करते हैं कि तीनों क्रिकेट टीम्स पाकिस्तान आए। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल हमारा क्रिकेट से हटकर है। जो बाकी स्पोर्ट्स हैं उस पर वैसे ही तवज्जो कम रहती है फेडरेशंस और एसोसिएशंस की, लेकिन एक उम्मीद की किरण जागी है। ओलंपिक्स में हम कोई मेडल तो नहीं ले सके, लेकिन तला तालिब ने 5वीं पोजीशन ली, मेडल लेने के बड़ा करीब थे। इसी तरह अरशद नईम ने जेवलिन थ्रो में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया, 5वीं पोजीशन ली, जिससे जाहिर होता है कि अगर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज दिए जाएं इन खिलाड़ियों को तो ये मेडल ला सकते हैं पाकिस्तान के लिए।
कोई उम्मीद की जाए कि अगले साल कोई इसमें बेहतरी हो सकती है? बड़े बड़े इवेंट्स हैं, विंटर ओलंपिक्स हैं, एशियन गेम्स हैं, स्पेशल ओलंपिक्स हैं विंटर के, तो कोई उम्मीद की जा सकती है कि अपना किबला दुरुस्त करें एसोसिएशंस और फेडरेशंस और हम बेहतर परफॉर्म करें इन स्पोर्ट्स में? देखिए, अगर आप इन दोनों को देखें, आप तलहा तालिब और अरशद नदीम की जैसे आपने बात की, गुजरांवाला के दो सपूत हैं और इन्होंने पाकिस्तानियों के सर फ़ख्र से बुलंद किया। अगरचे वो जीत नहीं सके, लेकिन वो जो एफ़र्ट थी, असल में हम क्या चाहते हैं, स्पोर्ट्स क्या सिखाती है? मुकाबला सिखाती है, मुकाबला करने की ताकत सिखाती है, जो इन दोनों ने दिखाई और उसी वजह से इतनी दाद समेटी। लेकिन अगर आप बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करें तो उनके पास नहीं है। ना हमारी फेडरेशंस काम करती हैं, ना हमारे गवर्नमेंट के लोग काम करते हैं, ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन उस तरह काम करती हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना किसी को भी इस चीज़ का इंटरेस्ट नहीं है कि स्पोर्ट्स जो है उसको इम्प्रूव करना है। ये जो एक डाई हार्ड फैन या पैशनेट लोग होते हैं ना, जैसे रमीज़ राजा क्रिकेट में हैं, ये ऐसे लोग आपको चाहिए जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड माइंड हो उनका, कि हमने ये करके दिखाना है, हमने ये करना। हमारे यहाँ क्या होता है कि मिनिस्ट्री में बेशुमार लोग आपको नज़र आएंगे कि वो बैठे हैं, आए हैं, वो प्राइम मिनिस्टर का नाम लेके स्टेटमेंट्स भी दे देंगे, लेकिन वो काम कितना कर रहे हैं और आपके सामने कहाँ चीज़ें कहाँ नज़र आ रही हैं इम्प्रूव होती? नहीं हो रही। उनको बुनियादी सहूलतें ही नहीं मैसर हैं। तो हम इस पर सिर्फ ये है कि आज आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं जवाब दे रही हूँ, लेकिन हल इसका उन्हीं के पास है जिन फेडरेशंस ने इन स्पोर्ट्स को चलाना है। तो ये उनको देखना पड़ेगा कि अगर हम संजीदगी से इसके ऊपर तवज्जो देंगे। हॉकी की लीग्स हो रही हैं, अब फुटबॉल की भी सिंध में लीग बल्कि शुरू हो रही है। तो ये जब तक प्राइवेट सेक्टर की तरफ से पैसा आएगा, पैसा जब इन स्पोर्ट्स में इंडक्ट होगा, तभी आपको इसके नताइज मिलेंगे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस मुल्क में देना है वो फेडरेशंस का काम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आलिया रशीद साहबा हमारे साथ मौजूद थी, प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक ब्रेक और न्यूज हेडलाइंस के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे और फिर हम बात करेंगे सियासत पर। साल 2022 में सियासी मंजरनामे पर क्या होने जा रहा है? क्या 2022 इलेक्शन का साल हो सकता है? इस पर हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। मईशत, खारजा महाज और खेल की तरह मुल्क की सियासत भी नई ख्वाहिशात और नई उम्मीदों के साथ 2022 में दाखिल हो गई है। अगर ये कहा जाए तो शायद गलत ना होगा कि साल 2021 हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों के लिए मुख्तलिफ मुश्किलात और इम्तिहानात लेकर आया था। साल 2021 की इब्तिदा ऑपोजिशन की जानिब से हुकूमत गिराने के दावों से हुई थी, मगर पीडीएम ना तो हुकूमत गिरा सकी, बल्कि अप्रैल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी की अलहदगी के बाद पीडीएम अमली तौर पर गैर फाल नजर आई। मगर पिछले साल जहां ऑपोजिशन ने कुछ नाकामियां देखी, वहीं ऑपोजिशन को कुछ अहम कामयाबी भी मिली। खासतौर पर मार्च में सेनेट इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी की अपसेट कामयाबी ने हुकूमत को हैरान परेशान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट में सबसे बड़ी जमात तो बन गई, मगर इस शिकस्त ने वजीर आजम इमरान खान को ऐवान से एतमाद का वोट लेने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा ऑपोजिशन को नौशहरा और डस्का समेत मुख्तलिफ ज़िमनी इंतखाबात में भी अहम कामयाबियां मिली। दूसरी तरफ हुकूमत को 2021 में सिर्फ सियासी मुश्किलात नहीं, बल्कि साल के आखिरी हिस्से में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में तनाव का सामना भी करना पड़ा। अक्टूबर में DGISI की नोटिफिकेशन में ताखीर के मामले ने मुल्क की सियासत में नई बहस को जन्म दिया। इसके बाद हुकूमत को साल के आखिरी माह अपने होम ग्राउंड खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में हैरान-कुन शिकस्त हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर, बन्नू, कोहाट समेत दीगर शहरों में मेयर के इलेक्शन समेत तहसील चेयरमैन के अक्सर सीटों पर हार गई। इसके अलावा साल के आखिर में बाज नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से नवाज शरीफ की वापसी की तारीखें दी गई, मगर अब देखना होगा कि नवाज शरीफ इन तारीखों पर कितना पूरा उतरते हैं और साल 2022 हुकूमत और ऑपोजिशन के लिए कैसा रहेगा। इस साल सियासी महाज पर क्या तब्दीली आ सकती है, क्या अहम वाकयात पेश आ सकते हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का ये आखिरी साल होगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या इन हाउस तब्दीली के बाद फौरी इलेक्शन का इम्कान है? इस समय दीगर अहम सवाल पर अपने पैनल के साथ बात करते हैं। आज हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं सोहेल वड़ायत साहब, सलीम साफी साहब, वसीम बदामी साहब और इरशाद भट्टी साहब। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है, जो सियासी सवाल है, वो ये है कि क्या हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने 5 साल मुकम्मल कर पाएगी? तो पहला सवाल हमारा इस सेगमेंट का ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 2022 हुकूमत का आखिरी साल होगा, यानी कि हुकूमत चली जाएगी? सोहेल साहब, क्या राय है इस पर आपकी? जी, मुझे शक है, मुझे यकीन नहीं है कि ये 5 साल पूरे करेंगे। मुझे इस पे शक है, क्योंकि अगला साल, ये वाला साल बड़ा ट्रिकी है।
इस साल में अपॉइंटमेंट्स होनी है, इस साल में तकर्रियां होनी है, इस साल में मुल्क की किस्मत के फैसले होने हैं। इसलिए मुझे डाउट है कि ये 5 साल पूरे नहीं कर सकेंगे। और सुहेल साहब, आपको लगता है कि अगर 5 साल पूरे नहीं करेंगे और 2022 आखिरी साल हो सकता है, तो कैसे होगा? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए होगा या इमरान खान जो है असेंबली तहलील कर देंगे? किस सूरत में हो सकता है ये? देखिए, ज्यादा चांस तो यही है कि शुरू तो नो कॉन्फिडेंस से होगा, लेकिन उसके बाद फिर कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हो जाएंगी कि हुकूमत को बिलाखिर जो है वो इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। हुकूमत को इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। सलीम साफी साहब जी, जो भी हुकूमत होगी, चले उस पर हमारा अगला सवाल है, उस पर तफसील से जाके बात करेंगे। सलीम साफी साहब, आपको लगता है 2022 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए आखिरी साल होगा या हुकूमत सर्वाइव कर जाएगी और 5 साल मुकम्मल कर लेगी आपके ख्याल में? हो सकता है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो सर्वाइव कर जाए, लेकिन अगर आप इमरान खान की हुकूमत का कहें तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब 2022 के आखिर तक हुक्मरान होंगे। ओके, तो आपको लगता है कि ये मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहे लेकिन वो माइनस इमरान खान हो? ये कैसे होगा साहब? ये ऐसे होगा जिस तरह उनको वज़ीर आज़म बनाया गया। और आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी हो सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात एक्सेप्ट कर लेगी ये बात कि इमरान खान माइनस हो जाए और कोई और वजीर आज़म हो उनकी जमात से? जी, मुझे इस बाकी लोग तो छोड़े, पूरी काबीना में भी मुझे 5 वजीर ऐसे नज़र नहीं आते जो उनके साथ खड़े हो जाएंगे। ओके। वसीम बदामी साहब, आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आखिरी साल होगा 2022 हुकूमत का? यानी कि पाकिस्तान के जो मामला है उसमें कोई भी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, खासतौर पे ऐसे मौके पे कि जब हालात का इन्हिसार बिल्कुल 2-3 लोगों की ख्वाहिशात या फैसलों पर हो। लेकिन बहरहाल मेरी जाहिर दोनों बहुत ही सीनियर है, मैं सीखता हूं उनसे, लेकिन मेरी राय जरा सी मुख्तलिफ है। मुझे सोहेल साहब ने कहा कि उनको यकीन नहीं है कि हुकूमत मुद्दत पूरी कर पाएगी। मुझे तकरीबन यकीन है कि 2022 में भी इमरान खान साहब हुकूमत में रहेंगे, और ये तो मुझे तकरीबन नामुमकिन सा ही लगता है कि कोई ऐसा सिनेरियो बन पाए कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो और इमरान खान साहब वजीर आजम ना हो। ये तो मुझे नियर टू इम्पॉसिबल लगता है कि ऐसा कोई सिनेरियो भी हो सकता है। राइट, तो आप समझते हैं कि 5 साल तकरीबन आपको लग रहा है कि हुकूमत पूरे कर लेगी। इरशाद भट्टी साहब, और इमरान खान साहब ही होंगे वजीर आजम। जी, भट्टी साहब आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें एट ए टाइम जारी हैं। एक तो कि वो अपोजिशन जो कल तक थी आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ, अब वो है मिट्टी पाओ, जुगाड़ लगाओ, इक़्तिदार में आओ, इस फार्मूले पे आ गई है। और वो जो सिविलियन बालादस्ती वाले थे, वोट को इज़्ज़त देने वाले थे, इनकलाब लाने वाले थे और जमहूरियत के जो रखवाले थे, कोई फार्मूला लेके भाग रहा है, किसी की कोई बंद कमरे में मुलाकातें फरमा रहा है, कोई चुप करके बैठा हुआ है, कोई पैगाम रसां है, कोई कुछ है और कोई कुछ है। और मईशत एक बहुत बड़ा मसला है, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत एक बड़ा मसला है, बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस और मिसमैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मसला है। और तहरीक इंसाफ के लिए तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए इमरान खान एक खुद बड़ा मसला है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद ये बात ज़रूर कि हमारे मुल्क में अनहोनियाँ होती हैं, पतली डीलें ढीलें होती हैं, चोर दरवाजे हैं, पतली गलियाँ हैं, कोई अगले लम्हे का पता नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि 2022 में इमरान खान ही वज़ीर आज़म होंगे और इलेक्शन 2023 में होंगे और वो ये अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। और आपके तज़िये से ऐसा लगता है कि आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो रहेगी लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद नहीं है। तो इरशाद भट्टी साहब, ऐसा ही है? आपको लगता है कि कोई चीज़ें यहाँ से ऊपर नहीं जाएंगी और मज़ीद ख़राब होती रहेंगी क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत में? देखिए, अब तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी कामयाबी ये होगी कि चीज़ें मज़ीद ख़राब ना होने दे, मईशत को यहीं रोक पाए, जो पुरानी गलतियाँ वही ना दोहराए और गवर्नेंस परफॉर्मेंस बेहतर कर ले। आवाम का वो मूड देख चुके हैं कि वो अपने गढ़ और अपने घर केपी में हार चुके हैं, तो इस वजह से और लोग तंग हैं और मिनी बजट जो है वो उसके जो असमरात होंगे वो और बड़े भयानक होंगे। गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी, तनख्वाहदार आदमी रुल गया है। तो और हमारे यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस हैं सरहद के बाहर और सरहद के अंदर,
और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, बहुत सारे। तो आपको लगता है कामयाबी यही होगी कि चीज़ों को यहाँ से मजीद बदतर ना होने दें? सोहेल साहब, आपको क्या लगता है? वैसे तो आपने कहा कि आपको शक है कि शायद तहरीक इंसाफ हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके और 2022 में चली जाए उनकी हुकूमत, लेकिन अगर सर्वाइव कर जाते हैं, कोई बेहतरी की उम्मीद है कि अपनी कारकर्दगी को बेहतर कर सके, माशी कारकर्दगी को बेहतर कर सके? मेरा ख्याल है कि जो अभी 3.5 साल का तजर्बा है उसको देखते हुए तो उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर में इन्होंने 3 दफा तब्दीलियां की हैं। असद उमर साहब को बदला, उसके बाद तब्दीली हुई, फिर अब शौकत तरीन साहब हैं। तो लेकिन कोई ऐसे लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर बदलने से भी कोई तब्दीली नहीं आई, वही हालात हैं और मुआशी अबतरी की तरफ हम जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा मसला तो मुआशी गवर्नेंस का था। सही, वो मुआशी गवर्नेंस बेहतर होती नजर नहीं आती। और बदामी साहब, अगर हम कामयाबी से IMF का प्रोग्राम मुकम्मल कर लें, फिर इलेक्शन का साल हो, बजट भी उस लिहाज से ही बनाया जाएगा, तो आपके ख्याल में कोई आखिरी साल में यानी कि 2022 में कोई बेहतरी हो सकती है? मेरे ख्याल में उस तरह के कुछ रिलीफ जो होते हैं, जो कि आमतौर पर जब भी कोई गवर्नमेंट इलेक्शन ईयर में होती है तो जिस तरह का बजट पेश करती है, जैसे हमें याद है कि मुफ्ती इस्माइल साहब ने आखिरी बजट पेश किया तो उसमें रिलैक्सेशन थी इनकम वाले तबके के लिए और बाकी भी, उस तर्ज के कुछ इकदाम तो हो सकते हैं ताकि उसका इलेक्टोरल उसमें पॉलिटिक्स में फायदा हो जाए। लेकिन क्या कुछ ऐसे इकदाम हो रहे हैं कि जिसके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता मईशत बेहतर हो रही है और आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाए और उसका असर नजर आना शुरू हो जाए? ये मुझे नहीं लगता, बल्कि मुझे उसके बरक्स लगता है मामला कि अगर आप बतौर मजमूई देखें तो कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिससे आवाम रिलीफ या रिलैक्स फील करे इकोनॉमिकली स्पीकिंग। ओके, और सलीम साहब आपका क्या तज्जिया है कि यहाँ से कोई बेहतरी की गुंजाइश, अगर आखिरी साल है उस हिसाब से बजट आता है, क्या कोई बेहतरी आ सकती है कारकर्दगी में? नहीं, बेहतरी नहीं आ सकती, बल्कि जो रियासत को इस वक्त ख़तरात लाहक है वो मज़ीद संगीन हो सकते हैं। एक तो देखें कि यहाँ ज़ाहिरी बात है कि हम तज्जिया नहीं कर सकते, प्रेडिक्शन एक ख़ास हद से ज़्यादा हम नहीं कर सकते, हम सिर्फ तबसरा कर सकते हैं, क्योंकि तज्जिया आप उधर कर सकते हैं जिधर कायदे कानून और उसूलों के मुताबिक एक निज़ाम चल रहा हो। क्रिकेट के बारे में शुएब अख्तर तज्जिया कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। फिर नजूमी और मुवक्किल वगैरह तो हमारे पास नहीं है। लेकिन जो इस वक्त ज़मीनी हालात है वो ये है कि स्टेट को जो चैलेंजेस हैं या स्टेट के जो मसाइल हैं उसकी वजह से कई हवालों से स्टेट की बका वो ख़तरे में पड़ती जा रही है। और ये ऐसी हुकूमत है कि जो हुकूमत ही स्टेट की मुहाफ़िज़ होती है, हुकूमत ही स्टेट के इदारों के लिए ढाल बनती है, लेकिन ये हुकूमत स्टेट के इदारों को ढाल बना कर एक तो उन इदारों को बहुत कमज़ोर कर चुकी है, दूसरा माशी हवालों से मुल्क को यहाँ तक ला चुकी है कि सर्वाइवल मुश्किल होता जा रहा है, और तीसरा इस हुकूमत को और इमरान खान साहब को सिर्फ अपनी हुकूमत और अपनी सियासत के मसाइल से दिलचस्पी है। जो स्टेट के मसाइल है, जो स्टेट के फॉल्ट लाइंस है, उससे वो या तो बिल्कुल ला ताल्लुक़ है या इवन अपनी हुकूमत को स्टेट के उसकी एक्सपेंस पे भी वो बचाते चले आ रहे हैं। ठीक, तो तज्जिया तो हम ये कर रहे हैं कि देखिए चीन के एतमाद को बहाल करने के लिए, आलमी बरादरी के एतमाद को बहाल करने के लिए, इन्वेस्टर के एतमाद को बहाल करने के लिए, सरमायाकार के एतमाद को बहाल करने के लिए, वो मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब का स्टेट के बका का तकाजा ये है कि उनकी जगह ऐसी लीडरशिप आ जाए कि जो उन लोगों का एतमाद बहाल कर सके। बाकी पहले बाकी सब मोहसिनों के साथ तो उन्होंने छेड़खानी की थी, सिविलियन जितने भी मोहसिन हैं उन्होंने उनको टिकाने लगा दिया, लेकिन अब ऐसा ये है कि वो गैर सिविलियन जो उनके मोहसिन है उनके गिरेबान में भी हाथ डालने लगे हैं। तो इन हालात में अगर वो सर्वाइव करते हैं तो ये एक मौजज़ा होगा, एक मौजज़ा होगा। चले, हमारा अगला सवाल इस अजम्पशन पे है। वैसे तो आप में से दो ने कहा कि हुकूमत सर्वाइव कर जाएगी 2022 में भी और 5 साल मुकम्मल करेंगे, दो का ख्याल है कि इम्कान है इस बात का कि हुकूमत मुकम्मल ना हो। लेकिन अब अजम्पशन ये है कि अगर 2022 में कोई तब्दीली आती है, यानी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाती है, तो फिर क्या होगा? लोग ये जानना चाहेंगे फिर क्या फॉर्मूला हो सकता है और ऑपोजिशन किस बात पर राजी हो सकती है। तो सोहेल साहब, क्या फौरी तौर पे नए इलेक्शंस हो जाएंगे एक अबूरी हुकूमत के बाद,
या आपको लगता है कि जो भी ऑपोजिशन सामने आएगी, लीड कर रही होगी, वो इस बात पे तैयार हो जाएगी कि हाँ ठीक है, 1-1.25 साल बाकी है, इलेक्शन 2023 में ही होंगे? क्या होगा आपके ख्याल में फिर? मेरा ख्याल है एक अबूरी हुकूमत बनेगी थोड़े अरसे के लिए और उसके बाद इलेक्शन होंगे, लेकिन जाहिर है ये 1 साल की लंबी हुकूमत नहीं हो सकती, ये छोटी हुकूमत होगी, क्योंकि अबूरी हुकूमत से मामलात चलाना उसके लिए और भी मुश्किल होगा। और आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन दोनों में से कौन सी ऑपोजिशन पार्टी बजिद होगी कि फौरी इलेक्शंस हो? मेरा ख्याल है कि नून लीग जिद करेगी कि इलेक्शंस हो। और भट्टी साहब, आपकी क्या राय है कि अगर 2022 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली जाती है, फौरी इलेक्शंस देख रहे हैं आप या इलेक्शंस 2023 में होंगे? फिर अगर हुकूमत चली जाती है तो फिर तो वही जैसे सोहेल वड़ाई साहब ने कहा है कि एक अबूरी हुकूमत आएगी और फ़ौरन इलेक्शन करवाएगी। 2023 तक मुझे जाता नज़र नहीं आ रहा काम। फिर 2022 में इलेक्शन होंगे, क्योंकि और जो नून लीग है वो कभी नहीं चाहेगी कि लंबा किया जाए। पीपल्स पार्टी के पास तो चलो सिंध है और उनको बाद में भी हो सकता है सिंध तक की रहे कोई थोड़ी सी जमा तफरीक के बाद। तो नून लीग जिनका ख्याल है और जो लगता भी है, जिस तरह ज़िमनी इंतखाबात हैं, मौलाना साहब हैं जो केपी में उन्होंने जो एंट्री दी है, तो इनका ये चाहेंगे कि ये अभी से हुकूमत की बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस, मिसमैनेजमेंट, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, इसको कैश करवा के फ़ौरन इलेक्शन करवाएं और इक़्तिदार में आएँ। तो मैं यही होगा कि 2-3 महीने के लिए होंगे, कोई अबूरी हुकूमत आएगी और उसके बाद इलेक्शन होंगे। और साफ़ी साहब, अभी रिसेंटली आपने एक ट्वीट में ये कहा भी था कि स्क्रिप्ट तैयार हो चुका है और नवाज शरीफ उस स्क्रिप्ट से मुतमईन है। तो आपके मुताबिक वो स्क्रिप्ट क्या है कि फौरी तौर पे इलेक्शन के लिए अभी भी बज़द है नून लीग, या मान गए हैं कि ठीक है इन हाउस तब्दीली हो और 1-1.25 साल तक जो भी पीपल्स पार्टी में से हो या नून लीग में से हो वो लीड करे और अगले इंतखाबात तक जाएँ? नहीं, वो तो मैंने उसकी तरफ इशारा था कि सियासत को किसी हद तक आज़ाद छोड़ दिया गया है। जिस तरह आज से कुछ अर्सा पहले तक इमरान खान साहब के लिए तमाम चीज़ें कोई और मैनेज करता था, तो वो सिलसिला ख़त्म हो गया है और वो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन में साबित भी हो गया। और दूसरा, इस वक्त नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि पहले तो ये लोग इन हाउस चेंज या बाकी फार्मूलों पे ना वो और ना मौलाना साहब गौर कर रहे थे, लेकिन अब उनको एक और खौफ ये लाहक हो गई है कि वो ये नहीं चाहते कि कुछ अहम तकरीयाँ वो इमरान खान साहब करें, तो क्योंकि उनको उस सूरत में फिर अगले 3-4 साल भी मुश्किल में नज़र आ रहे, इसलिए अब वो लोग भी इन हाउस चेंज और इस तरह के फार्मूलों के लिए वो तैयार हो गए हैं। और जरदारी साहब का तो आपको पहले से इल्म है कि पीपल्स पार्टी को तो ये सिस्टम PTI से भी ज़्यादा अजीज़ है और वो तो पहले से इन हाउस चेंज की मुतमन्नी थी। तो इलेक्शंस हो जाएंगे आपके ख्याल में अगर हुकूमत जाती है इस साल? तो नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी शक्लें अब हम डिटरमिन नहीं कर सकते। मसलन वो नून लीग की क़यादत के रवैये, खुसूसन नवाज शरीफ और मरियम के रवैये पे भी मुनहसर होगा। अगर वो लचक दिखाते हैं और शहबाज शरीफ की तरफ के बयानिए की तरफ आते हैं तो इन हाउस चेंजेस के इम्कानात ज़्यादा हैं और फिर जल्दी इलेक्शन हो सकता है। फिर इसी तरह यहाँ जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि यहाँ अफराद के हाथों में इस कौम की तकदीर है, तो उन अफराद के इक़दामात पे भी उसका मुनहसर होगा। सही। बदामी साहब, वैसे तो आपने जवाब दिया कि 5 साल आपको लगता है हुकूमत पूरी कर लेगी। मेरी राय आपसे मिलती जुलती है और करने भी चाहिए किसी जमहूरी हुकूमत को 5 साल मुकम्मल। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, 2022 में हुकूमत चली जाती है, तो फिर आपके ख्याल में क्या होगा? इलेक्शंस की तरफ ही इन्हिसार जोर देगी ऑपोजिशन, या आपको लगता है कि इन हाउस तब्दीली के जरिए भी इस पार्लियामेंट को चलाया जा सकेगा? अगर ऐसा होता है, अगर हम इस मफरूजे पर अपनी बात रखें, तो मुझे लगता है फिर ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है PMLN, उसकी अव्वलीन तरजीह और हर मुमकिन ख्वाहिश ये होगी कि फिर मामला 1 साल के लिए ना जाए, फिर मामला नए इलेक्शंस की तरफ जाए। इसलिए कि 1 साल तो अब जो जितना भी मामला खराब हुए उनको बेहतर, अभी तो वो मेस संभालने में भी इतना टाइम चाहिए होगा और उतने में फिर नया इलेक्शन आ जाएगा, तो नया इलेक्शन में सेल करने को बहुत कुछ नहीं होगा। तो इसलिए अव्वलीन तरजीह तो सूरत में यही होगी अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात की कि मामला नए इंतखाबात की जानिब जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप चारों हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान में 2022 कैसा होगा सियासी एतबार से, सिचुएशन बहुत ज़्यादा फ्लूइड है, उस पर आप अपना तजिया दें। ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं कैसा होगा 2022 और इस वक्त सियासी एतबार से हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया हुआ है सोहेल वड़ाई साहब ने, सलीम साफी साहब ने, वसीम बदा भी हमारे साथ हैं और इसके अलावा इरशाद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद है। और हमारा तीसरा सवाल इस सेगमेंट का यह है कि क्या नवाज शरीफ 2022 में पाकिस्तान वापस आएंगे? तो बदामी साहब आपसे ही पहले शुरू कर लेते हैं। आपके ख्याल में 2022 में नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे या यूके में ही रहेंगे? अच्छा, चूंकि मेरी ये राय है कि 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत कायम रहेगी, इसलिए मेरी ये राय है कि नवाज शरीफ साहब 2022 में वापस नहीं आएंगे। इसका मेरा ख्याल है जो बहुत मुनासिब जवाब वो जिससे मैं एग्री करता हूँ मोहम्मद जुबैर साहब ने दिया, और तर्जुमान भी है नवाज शरीफ साहब के। उन्होंने मैंने पूछा कि क्या 2022 नवाज शरीफ की वापसी का साल है, तो उन्होंने कहा जो साल इमरान खान के जाने का है वही साल नवाज शरीफ के आने का है। तो मेरा बिल्कुल ये ख्याल है, और चूंकि मेरे ख्याल में 2022 इमरान खान के जाने का साल नहीं है, इसलिए नवाज शरीफ के आने का साल नहीं है। तो अगर वो गए तो फिर यकीनन वो आएंगे। तो जब तक इमरान खान जाते नहीं है नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। इरशाद भट्टी साहब, यानी या फिर तब तक ये कि इतना ज्यादा उनको यकीन नहीं हो जाए कि मामला इतने ठीक होगा कि बस उन्होंने आना है, कुछ अरसे के लिए जेल जाना है और बस फिर रस्मी कार्रवाई के बाद उन्होंने बाहर आ जाना है, तो वरना वो नहीं आता उससे पहले। सही। तो भट्टी साहब, आपको लगता है कि मियां साहब आ जाएंगे 2022 में? मियां साहब का इलाज हो गया मुकम्मल? अभी प्लेटलेट्स और बाकी सब चीज़ें ठीक हो गई हैं? पता किया आपने? नहीं, कोई सर्जरी तो नहीं हुई उनकी। प्लेटलेट्स का मुझे नहीं पता अपडेट किया है। कोई सर्जरी जिसके लिए वो कह रहे थे कि ज़रूरी है वो तो नहीं हुई अब तक? नहीं, सफ़र करने के काबिल हो गए हैं क्योंकि तशवीशनाक हद तक बीमार थे ना। कोई 17 दवाइयाँ खाते हैं, 12 बीमारियाँ हैं, 7 स्टंट पड़े हैं, हार्ट सर्जरी हुई है, प्लेटलेट्स डाउन थे, बहुत बीमार हैं और इलाज कराने के लिए 8 हफ्ते के लिए गए थे। तो क्या अभी इस काबिल हैं कि वो सफ़र कर सकें? अब ये तो उनके नुमाइंदे ही बताएंगे ना, जो तर्जुमान है वही बताएंगे कि कोई कहता है कि इलाज करवा के वापस आ जाएंगे, कोई कहता है कि कोशिश हमारी है कि जनवरी में वापस आ जाए। लेकिन आपका क्या तज्जिया है? मेरा तज्जिया ये कैसी झूठ है, कैसी मुनाफकत है, कैसी चीटिंग है, कैसी ये कौम है और कैसे हम लोग हैं कि आज उस आदमी को डिस्कस कर रहे हैं जिसका इखलाकी तौर पर जवाज़ ही कोई नहीं बनता और कानूनी तौर पर जवाज़ ही कोई नहीं बनता और असूली तौर पर जवाज़ ही को नहीं बनता और मंतकी तौर पर जवाज़ ही को नहीं बनता कि वो कुछ आके कि मियाँ साहब वापस आएंगे, झंडे गाड़ेंगे, जमहूरियत की फतह होगी। भाई वो इलाज करवाने गए थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह के तज़हीक करके गए, हंस रहा होगा हम पे, झूठ बोल के गया है और पूरे निज़ाम को चीट करके गया है। अब वो अदालतें जो गारंटियां मांग रही थी, वो इमरान खान साहब जो 6.5 घंटे की काबीना के इजलास और शेरी मजारी रो रही थी और यास्मीन राशिद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, इनसे पूछें, फैसल सुल्तान से पूछें। तो आपकी असेसमेंट क्या है? इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर के भट्टी साहब, आपकी क्या असेसमेंट है? वापस आएंगे 2022 में, नहीं आएंगे? फिर भाईजान ये बताएं कि उनको वापस किस लिए आना चाहिए? उनको तो अभी आना चाहिए, क्यों 2022 में आए? क्यों इमरान खान का जाने का साल हो तो उनके तो एक अलग सवाल है ना कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। लेकिन आपकी असेसमेंट क्या है सियासी हालात को देखते हुए कि क्या वो वापस आ जाएंगे? जैसे कि चंद पीएमएलएन के रहनुमा कह भी रहे हैं कि वो आ जाएंगे, आपकी असेसमेंट क्या है? जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं और उन्होंने सारी उम्र यही किया है, जद्दा चले जाएं या लंदन चले जाएं या जद्दा से लंदन चले जाएं या लंदन से वापस आएं। वो अल्हम्दुलिल्लाह जब पूरा मुकम्मल जुगाड़ लग जाएगा और जब इमरान खान मौजूद नहीं होगा, जब वो आएंगे और फकीदुल मिसाल किस्म का सही अब नुक्ते पे पहुंचे, तो जुगाड़ लग चुका है, नहीं लगा है अभी? पूरी कोशिश है उनकी, अभी तक लगा नहीं है, पूरी कोशिश है उनकी। ये वो घाघ और शातिर खिलाड़ी हैं जो अपने 10% को 100% करके बेचते हैं और अफवाहें फैलाते हैं। ठीक है, और मतलब आप पूरी तरीके से कमिट नहीं करना चाह रहे कि 2022 में आएंगे या नहीं आएंगे, आप कहते हैं जुगाड़ लग गया तो फिर वो आ जाएंगे। नहीं, मुझे दिलचस्पी कोई नहीं है, मुझे दिलचस्पी इसमें है कि उनको पहले आना चाहिए था। ठीक है, सोहेल वड़ाई साहब, डील की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद सब कुछ अंडू हो जाए, जो सजाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं से अंडू हो जाए, ये सब कुछ हो जाएगा, नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे। आपको लगता है 2022 वापसी का साल है उनकी? डील मुकम्मल होगी, वो वापस आ जाएंगे, वो वापस आने के लिए तैयार हैं और जाहिर है उसके लिए हुकूमत की चेंज या कुछ कम अज कम अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, जिसमें उनके केसेस की वापसी या उनकी कुछ पॉलिटिकल बहाली जो है वो जरूरी है, ताकि वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है अगला उसमें हिस्सा ले सके। सही, तो आप कह रहे हैं कि डील हो जाएगी, 2022 में आ जाएंगे, शुरू में आ जाएंगे? क्योंकि आप ना स्पेसिफिक जवाब दे रहे हैं, तो शुरू में आ जाएंगे या कोई मिड में, आखिर में 2022 के? नहीं, इसमें आगे पीछे हो सकता है, फरवरी मार्च भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है।
सही, लेकिन होगा ऐसे ही, कोई ना कोई यकीन दहानी होगी कि उनके केसेस वगैरह वापस हो जाएंगे। इमरान खान साहब ने तो बड़ी तशवीश का इजहार भी किया था कि वो दोबारा चौथी मरतबा कैसे वजीर आजम बन सकते हैं। तो ये सारे मामला आपके ख्याल में सेट हो चुके हैं? मेरा ख्याल है सेट हो रहे हैं। ओके। और ये जो इस वक्त तहरीक इंसाफ कह रही है कि वैसे ही उनकी यूके में अपील है वो मुस्तरद हो जाएगी, इसलिए यूके अथॉरिटीज उनको पाकिस्तान भेजेंगी। आपके ख्याल में ये वाला मामला नहीं है, अपने सियासी हिकमत अमली के तौर पर ही वापस आएंगे वो? देखिए, मेरा ख्याल है कि आज तक किसी सियासी शख्स को लंदन जो है या बरतानिया ने निकाला नहीं है। वो आमतौर पर मुजरमों की हवालगी का तो वायदा करते हैं, लेकिन उनकी सियासी साख ऐसी है कि वो आमतौर पर इस तरह की लोगों को वापस नहीं भेजते। तो मेरा नहीं ख्याल नवाज शरीफ को भी वापस भेजेंगे, किसी न किसी सतह पर उनको रुक जाएंगे वो, अगर वो नहीं आना चाहते तो। अगर वो खुद आना चाहते हैं तो आ जाएंगे। ओके, वो आ जाएंगे। सलीम साफ़ी साहब, अब मैं उसी ट्वीट का हवाला देता हूं जिसमें आपने कहा था कि जल्द वो वापस आ जाएंगे, कुछ अरसे के लिए जेल जाएंगे, फिर उनके केसेस जो है उनका अदालत में मुकदमा चलेगा। ये स्क्रिप्ट है और स्क्रिप्ट से मुतमईन है नवाज शरीफ साहब। तो क्या आपकी खबर यही है कि नवाज शरीफ साहब 2022 में वापस आ रहे हैं? देखिए, एक तो ये कि नवाज शरीफ न इमरान खान के खौफ से बाहर गए हैं, न पहले इमरान खान ने उनको जेल में डाला था, बल्कि उनको जेल में डाला गया तो तभी इमरान खान साहब के इक़्तिदार की हमवार हुई। उनको जेल में इमरान खान साहब के इक़्तिदार से पहले डाला गया था। फिर ये कि माजी में भी हमें दोनों तरह की मिसालें मिलती हैं। पहले अक्टूबर में उन्होंने 12 अक्टूबर 99 को उन्होंने रिस्क लिया बहुत बड़ा, 3 जनरलों के सामने दस्तखत से इनकार करके, और फिर वो डील करके बाहर चले गए। फिर इसी तरह डील बेनज़ीर की हुई थी, लेकिन हालात के तकाज़े को देखकर नवाज शरीफ रिस्क लेकर पाकिस्तान वापस आ गए। इसी तरह दूसरी मर्तबा अपनी बीवी को बीमार छोड़ के वो और मरियम नवाज़ जेल जाने के लिए यहाँ पे आ गए, क्योंकि उनको पता था कि इलेक्शन हो रहा है और उसमें अपने पार्टी के मोरल बूस्टिंग के लिए ये ज़रूरी थी। अब नवाज शरीफ साहब ये महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस मौका पे पाकिस्तान वापस नहीं आए तो वो एक बार फिर ट्रेन मिस कर जाएंगे। दूसरी बात यह कि प्लेटलेट्स उनके ऊपर नीचे जो हुए थे तो वो किसी ने करवाए थे, प्लेटलेट्स ऊपर नीचे। हम भी असल में भट्टी साहब ने दुरुस्त कहा है कि हम भी अजीब कौम हैं। अब एक फरीक का तो नाम लेते हैं जिसके प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हुए, लेकिन जिसने केमिकल मिलवा के वो रिपोर्टरों को और प्लेटलेट्स को ऊपर नीचे किया था तो उनका हम जिक्र नहीं करते। तो मेरे ख्याल में वो जिन्होंने प्लेटलेट्स को ऊपर नीचे किया था, अब उनके साथ इमरान खान साहब ने उनके वक़ार को इतना ऊपर नीचे किया है कि इमरान खान साहब भी अब एक लिहाज से बोझ बनते जा रहे हैं। तो अगर डील हो या ना हो तो मुझे यकीन है कि नवाज शरीफ साहब इस साल पाकिस्तान में अपनी एंट्री वापस डालेंगे। सलीम साफ़ी साहब, क्योंकि आप इसी मौजू पर बात कर रहे हैं तो अगला सवाल पहले मैं आपसे ही कर लेता हूं। 2021 में जो DGISI की अपॉइंटमेंट का मामला था उस पर हमने देखा कि हुकूमत को सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में तनाव का सामना करना पड़ा। अब 2022 में कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, आपके ख्याल में क्या वो एक रूटीन मैटर होगा या जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात है उसमें तनाव मजीद बढ़ेगा? देखिए, सिविल जो है, सिविल महमूद खान चकजई भी है, सिविल बलोच कौम परस्त भी है, सिविल नवाज शरीफ भी है, सिविल जरदारी भी है, सिविल अदालतें भी हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी भी है, सिविल मीडिया भी है। तो हम जब बात करते हैं तो इमरान खान की खातिर और इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने की खातिर और इस हाइब्रिड निज़ाम के तजुर्बे की खातिर जितने सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पिछले सालों में ख़राब हुए थे, और फिर एक ऐसी हुकूमत आ गई कि जिसकी इंटेंशनल ये कोशिश रही कि ब्रिज बनने की बजाय वो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को ख़राब करती रहे, तो मेरे ख़्याल में इस तनाजुर में अगर देखें तो आने वाले वक्तों में वो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात इंशाअल्लाह बेहतर होंगे, क्योंकि इमरान खान की खातिर जो कुछ किया जा रहा था मुझे नहीं लगता कि आगे जाके सिविलियन इदारों के साथ या सिविलियन के साथ
वो सलूक रवा रखा जाएगा जो पिछले सालों में रवा रखा गया। मैं स्पेसिफिकली पूछूं कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की हम जब बात करें तो ऑब्वियसली इमरान खान साहब के हवाले से बात करें, उनकी हुकूमत के हवाले से बात करें, तो जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होनी है उसके बाद अगर आप इमरान खान साहब को सिविल का नुमाइंदा समझते हैं तो फिर उस तनाजुर में तो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात ख़राब हैं और मज़ीद ख़राब होंगे। लेकिन अगर आप सिविलियन और मिलिट्री ताल्लुकात की बात कर रहे हैं तो सिविलियन और मिलिट्री के ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हुए हैं और इंशाअल्लाह आगे जाके मज़ीद बेहतर होंगे। सही नहीं, मैं इस हुकूमत के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा था। सोहेल साहब, आपका क्या तज्जिया है? जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होनी है उससे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में मज़ीद तनाव का इम्कान है? मेरा ख्याल है कि जो अगली सारी सियासत है उसका इन्हिसार ही ये जो तकर्रियां होनी है उन पे है कि किसको लगाया जाता है, किसको हटाया जाता है, ये चीज इम्पोर्टेंट होगी। और इसी के ऊपर सारी सियासत जो है, जो उससे पहले भी जो सियासत होनी है उसका इन्हिसार भी उस पर है और उसके बाद जो सियासत होनी है उसका इन्हिसार भी उन्हीं तकर्रियों पर है। ओके, और आपकी क्या असेसमेंट है कि इमरान खान साहब के पास जो इस वक्त ऑप्शंस हैं, जो कार्ड्स हैं, क्या वो ज्यादा हैं या कम है? मेरा ये ख्याल है कि जो पहले एक्ट कर गया वही जीत जाएगा। जो पहले एक्ट कर गया वो जीत जाएगा। अब ये बात इसी तरह हो सकती है इशारों में। तो वसीम बदामी साहब, आपके ख्याल में क्या होगा? क्या कोई तनाव का इम्कान है या आपके ख्याल में खुश असलूबी से हो जाएगा ये मामला हल? मुझे लगता है हालिया जो पेशरफ्त हुई इस साल के आखिरी हिस्से में, यानी 2021 के आखिरी हिस्से में, उसकी वजह से जो एक फर्क आया वो बरकरार रहेगा। तो जाहिर इस वक्त वो सूरत हाल तो नहीं है जो कि शुरू में थी, वो बरकरार रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान साहब अपने मनसब पर रहेंगे और उनको ये मौका मिलेगा कि वो अपनी मर्जी की तकर्रुरी करें। वो अपनी मर्जी की तकर्रुरी कर पाएंगे और जिसके बाद फिर मंजरनामा तब्दील होगा और वो उनके हक में होगा। ओके, तो आपके सारे जवाब और आपका सियासी तज्जिया जो है वो इसी पे बेस कर रहा है कि 2023 में भी इमरान खान की हुकूमत रहेगी और ये वजूहात भी अब आपने बता दी। तो भट्टी साहब, नवंबर 2021 में हमने देखा सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कुछ तनाव आया, नवंबर 2022 में क्या होगा? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि नवंबर 2021 यानी ये जो लास्ट तकर्री की इमरान खान साहब ने, और जिस तरह इस तकर्री का उन्होंने तमाशा बनाया, जिस तरह उन्होंने इसको डिले किया, कोई शक नहीं कि प्राइम मिनिस्टर का इस्तेकाक है, कोई शक नहीं कि चीज़ें वो जो होनी चाहिए ऐसे ही, लेकिन जिस तरह उन्होंने की, जिस तरह बिहेव किया, जिस तरह लंबा किया, जिस तरह ये मुतात्तुल और डेडलॉक हुआ, उसमें तो कोई शक नहीं कि वो जो पहले वाली सूरत हाल है वो तो नहीं है। लेकिन इसमें फिर एक मर्तबा आता है कि फ़ौज की क़ियादत किसके पास है, वो क्या कितने गालियाँ सुनकर भी खामोश रहती है। वो सेनेट बुलाती है तो जाती है। वो फ़ौज को कहती है कि पहले पाकिस्तान और फिर पाक फ़ौज कहती है। वो जमहूरियत पर बिलीव रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। हाइब्रिड इससे पहले ज़ियाउल हक के दौर में भी था, नवाज शरीफ साहब जुनेजो इसमें शामिल थे, मुशर्रफ के दौर में भी था, काफ लीग भी शामिल थी। और मेरी तो ख्वाहिश है कि अगली हुकूमत आए तो उसमें भी फ़ौज और हुकूमत जो है इसी तरह एक पेज पर हो। और तो 2022 में भी यही आपके ख्याल में होगा, एक ही पेज? मुझे लगता है, देखिए, मैंने तो कहा है ना कि अगर कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई जुगाड़ ना लग जाए उन घाघ और शातिर खिलाड़ियों का, कोई ऐसा जुगाड़ ना हो। इमरान खान साहब ने कोई, चूंकि रोजाना इमरान खान के खिलाफ होता है, तो इसलिए इमरान खान कोई ऐसी बात ना कर दें तो मुझे लगता है इमरान खान साहब ही तकर्री करेंगे। सही, और आप कहते हैं जुगाड़ ना लग जाए, वड़ायत साहब कह रहे हैं जुगाड़ लग चुका है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है सोहेल वड़ायत, सलीम साफी, वसीम बदामी और इरशाद भट्टी। मेरा आखिरी सवाल है, इसमें क्विक मैं चाहूंगा आंसर दे दीजिए। 3 इंतखाबात तो होने ही है, केपी का सेकंड फेज है, बल्दियाती इंतखाबात का, पंजाब में भी लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हुए अब तक नजर आ रहे हैं, और सिंध में भी होंगे। लेकिन सिंध में क्योंकि इंटीरियर में ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी बड़ी स्ट्रांग है, तो कराची की हद तक बात कर लेते हैं कि इन 3 इलेक्शंस में कौन सी जमात ज्यादा सीटें लेने में कामयाब हो जाएगी? सोहेल वड़ायत साहब, खैबर पख्तूनख्वा सेकंड फेज, पंजाब इलेक्शंस और कराची के बल्दियाती इंतखाबात। जी, खैबर पख्तूनख्वा में तो तकरीबन वही सूरत हाल रहेगी जो पहले फेज में हुई है, और पंजाब में नून लीग जो है वो शहरों से जीतेगी और देहात में शायद कहीं कहीं पीटीआई जीत जाएगी।
देही जो यूनियन काउंसिल है, और कराची में मिक्स होगा। कराची में MKM भी होगी, तहरीक इंसाफ भी होगी, और शायद कोई और पार्टियां जमात इस्लामी वगैरह भी अपनी जो है जरूर शो दिखाएंगी। ठीक है साफी साहब। मैं असल में पाकिस्तान में अगर रियल टर्म में कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट है तो वो हमारे उस्ताद सुहेल वड़ाई साहब हैं, और पिछले इलेक्शन से पहले भी जो इनकी पेशन गोइयाँ थी, हालांकि वो कोई इलेक्शन नुमा सिलेक्शन था, वो 100% दुरुस्त साबित हुई थी। तो मैं सुहेल वड़ाई साहब की राय को ही वोट दूंगा, जो उन्होंने फरमाया है मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। सही बतामी साहब। जी, मुझे लगता है कि KPK में जो दूसरा मरहला होना है उसका तो नतीजा मोर और लेस यही होगा, क्योंकि अब तो ज़्यादा इलाके भी वही हैं कि जो कि थोड़ा सा यानी ज़्यादा उनमें वो इलाके भी शामिल हैं जो कि ज़रा प्रो PMLN है। पंजाब में अभी सुहेल वड़ाई साहब के सामने कहना बड़ी जुर्रत की बात है, तो पंजाब में मुझे लगता है एक अच्छा मुकाबला होगा, लेकिन उसके यानी PMLN और PTI में, जिसमें मुझे हैरत नहीं होगी अगर बढ़तरी हो PMLN की। और कराची में वही मामला कि जिसमें PTI, पीपल्स पार्टी और MQM होगी। PTI की अभी जितनी वाज़ेह अक्सरियत है कराची में, यानी 21 में से अच्छी खासी सीट है, 14 नंबर याद नहीं, अच्छी खासी सीट है, हाँ 14 सीट है 21 में से, शायद वो उतनी बड़ी अक्सरियत ना हो, लेकिन बहरहाल PTI होगी, MQM का शायद थोड़ा सा शेयर बढ़ जाए, और पीपल्स पार्टी होगी। हाँ, ये मुझे हैरत होगी कि अगर जमात इस्लामी या PSP या इनमें से कोई, या आफाक अहमद वगैरह, इनमें से कोई जमातें में कोई बड़ा शेयर ले पाए, शायद कोई एक सीट किसी के सामने आ जाए, इससे ज्यादा नहीं मेरा ख्याल से। और आपकी क्या प्रेडिक्शन है भट्टी साहब 3 इलेक्शंस के हवाले से? बिल्कुल वही जो सुहेल वड़ाई साहब और साफ़ी साहब और बदामी साहब, थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है कि पंजाब में तो अनडाउटेबली मुस्लिम लीग नून आगे होगी, और KP में अभी जो बाकी रह गए 18 मेरे ख्याल से ज़िला हैं, उसमें से मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून काफ़ी कुछ ले जाएगी। और कराची में मुझे बड़ा दिल पे पत्थर रख के मुझे कहना पड़ रहा है कि हो सकता है कि जब एंड रिज़ल्ट आए तो PTI नंबर 1 हो और बाकी नीचे मिक्स हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों ने शो पर हमें ज्वाइन किया। सियासी लिहाज से साल 2022 पाकिस्तान के लिए कैसा होगा, इस पर आपने हमारे पैनलिस्ट की राय जानी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।